कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो स्पीयर इन मोशन का है। पहले आपने स्पीयर लिया था रेस्ट पे, अब हम क्या कह रहे हैं, स्पीयर इन मोशन। ठीक है, और जो क्या है आपका रेस्ट एट इन्फिनिटी होगा। रेस्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके वो रेस्ट में हो जाएगा, लेकिन इनिशियली वो क्या है, मोशन में है। मतलब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो आप सॉलिड स्फीयर लेंगे ना रेडियस ए का, और जिसका सेंटर मान लीजिए ओरिजिन ओ है, हम ये कह रहे हैं जो मूव करेगा इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। जैसे आपकी स्ट्रीम की वेलोसिटी तो क्या होती थी, क्या मानी थी हमने स्ट्रीम की वेलोसिटी? यूके। यू के। स्ट्रीम की वेलोसिटी हमने पॉजिटिव साइन कर दी थी क्योंकि वहां पे नेगेटिव आया था पहले। तो यहाँ पे क्योंकि स्पीयर की जो भी वेलोसिटी होगी वो हमें इसके अपोजिट लेनी पड़ेगी। जस्ट क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसको इन्फिनिटी पे जाके रेस्ट में लाना है। तो जब तक अपोजिट मोशन नहीं होगा सेम, तब तक वो रेस्ट में कैसे आएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए दोनों तरफ से। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो हमारा सॉलिड स्पीयर है ना, वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी माइनस यू के। ये मैंने सॉलिड स्पीयर की मोशन ली है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखी है हमने माइनस यू के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेम सब कुछ है। जेड एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और रेस्ट एट इंफिनिटी पे जाके है। बाकी सब कंडीशन वही है, बस रिलेटिव वेलोसिटी हमने ले ली है यहाँ पे। रेस्ट पे लाने के लिए स्पीयर जो होगा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी यू के होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्पीयर इज मूविंग विद वेलोसिटी माइनस यू के। तो अगर हम इसकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनाएंगे, जैसे हमने वहां पे बनाई थी, कि आपको एक ऐसा फाई चूज करना है। सबसे पहले वो तो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेकेंडली, क्योंकि आपने क्यू की वैल्यू क्या ली है यहाँ पे, माइनस यू के लिए, तो इससे फाई कितना निकल के आएगा देखो। क्यू क्या होता है आपके पास, माइनस डेल फाई, इधर हो गया माइनस यू के। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ के कैप है, तो हम क्या लिखेंगे, करली फाइव बाय करली जेड वाला ही आएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का यू जो पॉजिटिव बना देंगे कैंसिल करके। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे भी तो के कैप वाला कंपोनेंट ही तो कंपेयर होगा। करली डेल फाई लिखूंगी तो करली फाइव बाय करली एक्स आई कैप, करली फाइव बाय करली वाई जे कैप, करली फाइव बाय करली जेड के कैप। तो के कैप वाला का कंपोनेंट ही तो सिर्फ हमारे पास निकल के आएगा, बाकी तो जीरो, ये भी जीरो। तो करली फाइव बाय करली जेड अगर यू आया है, तो यहाँ से अगर फाइव निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा आपका, इधर तो फाइव आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, यू इंटू जेड। तो फाइव की वैल्यू कितनी निकल आई है आपकी, यू। जेड के होता था स्पेरिकल में आपके पास आर कोस थीटा। तो फाइव की वैल्यू ये निकल के आई है एक तरीके से आपके पास। लेकिन ये जो हमने बात की है ऑन आर इज इक्वल टू ए पे बात की है, ऑन बाउंड्री पे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फाई को ये नहीं बोल सकते हैं, फाई तो निकाल के आना पड़ेगा। जैसे पीछे भी जो हमारा फाई था उसमें कुछ एडिशनल ऐड हुआ था, फाई नोट जो था। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतनी कंडीशन ले सकते हैं कि ऑन बाउंड्री पे ये वैल्यू है। हम ये कंडीशन ले सकते हैं यहाँ पे कि करली फाइव बाय करली आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे अगर आप, तो करली फाइव बाय करली आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा ऑन आर इज इक्वल टू ए। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन है, वो फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, हमें सिर्फ स्पीयर की थोड़ी ना वेलोसिटी मान के चलनी है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस भी तो है ही इसके अंदर। देखो स्पीयर के लिए कंडीशन है ना, तो ऑन बाउंड्री ऑफ स्पीयर की हम बात कर रहे हैं, ऑन आर इज इक्वल टू ए। और साथ साथ थर्ड तो कंडीशन है ही, कौन सी कंडीशन, इसने कहा था स्पीयर एट रेस्ट एट इंफिनिटी। मतलब क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी एज आर टेन टू इंफिनिटी। क्यू जीरो मतलब डेल फाइव जीरो हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो है ही है आपके पास। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको एक फाइव फंक्शन बनाना है उसी तरीके से जैसे आपने पिछले आर्टिकल में बनाया था। तो फाइव फंक्शन हमने कुछ वैसा ही बनेगा।
अब यहाँ पे जो फाइव फंक्शन है वो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एक ये और एक जो फर्स्ट वाली थी आपके पास वो। अगर हम फाइव फंक्शन उसी वाले से बनाए, माइनस ए एन पी एन कॉस थीटा जो भी था, माइनस ए एन आर की एन प्लस बी एन आर की माइनस एन प्लस वन, और यहाँ तक पी एन कॉस थीटा, कंडीशन इस पे था ओवर एन। तो अगर हम यहाँ से कंडीशन बनाए, हमें ऐसा चूज करना है, क्या चूज करना है हमें, कि आर टेन टू इन्फिनिटी करने पे डेल फाई जीरो बने। तो अगेन उसी तरीके से आर टेन टू इन्फिनिटी अगर मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू वन ले ली, तो आर टेन टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी चला जाएगा। हमें इन्फिनिटी तो बनाना नहीं, हमें क्या बनाना है, जीरो। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, ए एन को तो जीरो ही लेना पड़ेगा हमेशा। और इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एन को वन जैसे हमने पहले लिया था, और पी एन कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, कोस थीटा होता है। तो क्लियर है ये अभी तक वाला जो हमने किया है। थोड़ा सा माइनर सा फर्क आ रहा है बस, अब की बार हम वेलोसिटी उल्टा लेके चल रहे हैं, वहां पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। वहां पे हमने दो डिस्टर्बेंस ली थी, एक फाई नॉट और एक फाई वन। यहाँ पे सिर्फ फाई एक अकेला फंक्शन हम लेके चल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक जो हमारे पास फंक्शन बना है वो क्या आ गया है, अगर हम इसको पुट करें यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू माइनस बी, सिर्फ बी बना रहेगा, बी वन को बी ले लो, आर की पावर, अगर आप यहाँ पे एन को कितना पुट करना चाह रहे हो, ये क्या था, माइनस एन माइनस वन तो नहीं था कहीं? देख लेना, हाँ माइनस यस कॉमन मैम, था। बाहर माइनस था पूरे के। या वन पुट करोगे तो माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे वन पुट करोगे पी वन कॉस थीटा, तो ये बन गया माइनस बी बाय आर स्क्वायर कोस थीटा। इस केस में फाई अभी तक ये आया है, लेकिन वही बात है कि बी की वैल्यू निकालो। तो बी की वैल्यू हम किस कंडीशन से निकालेंगे, बी की वैल्यू जो हमारे पास कंडीशन थी सेकंड वाली, ऑन बाउंड्री हमारे पास क्या था, करली फाइव बाय करली आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा ऑन आर इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास कंडीशन थी बाउंड्री पे। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा, करली फाइव बाय करली आर विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो बी बाय आर कोस थीटा। ठीक है ना, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन करना था भाई, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। एक से किसी का भी ध्यान नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू आगे आएगा तो टू बी बाय आर क्यूब, और ये किस पे था, आर इज इक्वल टू ए पे निकालना है हमें, तो किसके इक्वल हो जाएगा, यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ए पुट कीजिए, टू बी बाय ए क्यूब कॉस थीटा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, बी की वैल्यू आ गई यू ए क्यूब बाय टू। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, इसको उठा के वापस रखो, आपके पास फाइव बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे रख दो, माइनस बी बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा था, तो फाइव के लिए क्या आ गया, माइनस बी बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपके पास फाइव की वैल्यू आ गई। तो मेन तो यही बनाना होता है, आगे तो काम अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो ये बनाने का, इसमें कोई हमें अलग अलग दो फंक्शन नहीं लेने पड़े, क्योंकि अब हमने स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली दूसरा फंक्शन अपने आप देख लिया, स्पीयर क्योंकि मोशन में था आपके पास, तो हमने स्पीयर वाले मोशन से ही अपना काम खत्म कर दिया। ठीक है, वहां से रिलेटिव मोशन निकाल लिया माइनस यू के करके, और तो वहां से करली फाइव कर लिया, कितना हो गया, यू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो इस फाई को लेके आपको सारा काम करना आएगा। फाई के बाद हमने क्या किया था लास्ट आर्टिकल में, मैं बात तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पहले बस निकाले थे। वही निकालेंगे यहाँ पे भी, वेलोसिटी निकालो स्फेरिकल वाले के केस में ही। तो यहाँ से अगर हमें क्यू आर निकालना, क्या होता है, माइनस करली फाइव बाय करली आर, और क्यू थीटा होता है माइनस वन बाय आर करली फाइव बाय करली थीटा। क्यू साई तो आपको पता ही है, जीरो आएगा, क्योंकि वहां पे करली साइन है, करली साई के विद रिस्पेक्ट आना है, साई तो है ही नहीं, जेड के अबाउट सिमेट्री। माइनस करली फाइव बाय करली आर अगर हम करेंगे, तो माइनस विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, माइनस यू ए क्यूब बाय टू, तो कांस्टेंट कोस थीटा भी कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू आर आर स्क्वायर का करेंगे तो माइनस टू बाय आर क्यूब, यही बनेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन एक टू से टू, लेकिन ये माइनस बैठा है अभी भी, कितना आ गया, माइनस यू ए क्यूब कॉस थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्यू आर आ गया है।
ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है आपकी बात, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस यू ए क्यूब बाय साइन थीटा। ये आपके पास आ गया माइनस यू ए क्यूब बाय 2r³ साइन थीटा, आर स्क्वायर भी था ना नीचे, ठीक है। तो माइनस यू ए क्यूब बाय 2r³ साइन थीटा। ये आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के केस में वेलोसिटी कंपोनेंट आ गई है। उसके बाद हमने निकाले तो स्टेग्नेशन पॉइंट थे। क्या यहाँ पे कोई स्टेग्नेशन पॉइंट्स निकल पाएंगे? अगर मैं स्टेग्नेशन पॉइंट निकालू भी, क्यू आर को भी जीरो के इक्वल रखूँ, क्यू थीटा को भी जीरो के इक्वल रखूँ, तो क्या कुछ निकलेगा? नो मैम। क्यों नहीं निकलेगा, क्या रीजन है? मैम सारा एक जीरो हो जाएगा, कुछ निकाल मतलब कर ही नहीं पाएंगे कि स्पेशली अगर किसी एक इक्वल टू को जीरो जीरो। रखोगे भी, ए पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव है, तो कोस थीटा को जीरो बनना पड़ेगा। और लेकिन जहाँ पे कोस थीटा जीरो बन गया, उसी टाइम पे साइन थीटा जीरो नहीं बन सकता यहाँ पे। तो दोनों ही से मिला के कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा इक्वल टू जीरो रखने पे। दोनों से मिला के मतलब इट मीन्स यहाँ पे कोई स्टेगनेशन पॉइंट है ही नहीं, हम ये कह देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, इस वाले आर्टिकल में आपको स्टेगनेशन पॉइंट निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट जो करेंगे इसके अंदर, वो स्ट्रीमलाइन निकालने वाला काम ही करेंगे। तो बढ़ते हैं स्ट्रीमलाइन की तरफ। देखो स्ट्रीमलाइन जो आपके पास आती है, आप जानते हैं कि डी आर बाय क्यू आर, आर डी थीटा बाय क्यू थीटा, और आर साइन थीटा डी साई बाय क्यू साई, यही होता है। क्यू आर क्यू थीटा हमने अभी निकाला था, और डी साई तो वैसे ही जीरो आएगा। तो यहाँ से डी आर बाई क्यू आर कितना था, माइनस यू ए क्यूब बाय आर क्यूब कॉस थीटा, और आर डी थीटा अपॉन क्यू थीटा कितना है, माइनस यू ए क्यूब बाय 2r³ साइन थीटा, और यहाँ से डी साई बाय जीरो होगी, क्योंकि क्यू साई जीरो है। तो यहाँ से सीधा ही निकल आया साई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब बात बची है ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को ले यहाँ पे, यू ए क्यूब कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास यहाँ पे, डी आर के बाय में ये वाला आर ले आते हैं, आर वाले एक तरफ, थीटा वाले एक तरफ कर दो। इस टू को तो हम ले जाते हैं ऊपर, नीचे साइन थीटा था, कोस थीटा चला गया ऊपर, तो ये बन गया 2 cot थीटा डी थीटा। यहाँ था डी आर बाय आर, इन्हें दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट हो चुके हैं वेरिएबल। डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग आर, और 2 cot थीटा का 2 बाहर आएंगे तो लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस लॉग सी ले लो कांस्टेंट, क्योंकि हमें लॉग 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 तीनों में मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, लॉग के आगे चली जाएगी पावर में 2 जो है, प्लस लॉग सी, तो ये बन गया लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। इट मीन्स आपके पास आर इज इक्वल टू सी साइन स्क्वायर थीटा। स्ट्रीम लाइन निकल के आई है यहाँ पे, बस आर थीटा अगर हम देखें तो ये, और साई इज इक्वल टू सम अगर मिला के आपको क्या देंगे, स्ट्रीम लाइन देंगे। इस केस में जो स्ट्रीम लाइन है बहुत ही सिंपल वे से निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट आर्टिकल क्या किया था, उसमें नेक्स्ट पार्ट जो था, प्रेशर निकाला था दीदी। प्रेशर निकालेंगे। तो अभी हम इस आर्टिकल में प्रेशर नहीं निकालेंगे, प्रेशर से पहले इसमें हम एक और चीज निकालने वाले हैं, क्योंकि अब की बार स्फीयर भी मूवमेंट में था, तो कोई ना कोई एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड निकालने वाले हैं। यहाँ पे बीच में एक आर्टिकल और करेंगे, इसके अंदर एक पार्ट और करके, ठीक है। जो प्रेशर वाला हम करेंगे वो नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में बस हम फंक्शन ऑफ टी एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हम स्पीड ले रहे हैं यू, यूनिफॉर्म स्पीड, वहां पे हम टाइम बेस्ड स्पीड ले लेंगे, यू फंक्शन ऑफ टी ले लेंगे। बस आर्टिकल में इतना सा चेंज आएगा नेक्स्ट वाले में, क्योंकि वहां पे जो स्पीयर है वो ऐसा लेट कर रहा है, उसमें ऐसा रिलेशन है, तो टाइम के विद रिस्पेक्ट उसमें चेंजेस हो रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है वहां पे, तो यू जो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा वहां पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल से ये डिफरेंस करना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में ही हम जाके प्रेशर निकालेंगे। अगर इस आर्टिकल में प्रेशर पूछ लेते तो वही वाला सेम प्रूफ करना है आपको, जस्ट टी को हटा के, टी नहीं लगाओगे बस आप, ठीक है। तो वैसे तो पूछेगा नहीं वो, क्योंकि जितना आपके नोट्स में लिखा हो उसी में से पेपर आता है, इससे बाहर नहीं पूछते आपसे।
स्टिल फिर भी अगर आ भी जाए तो माइंड में होना चाहिए कैसे करना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का हमने आर्टिकल किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपके पास, क्या फॉर्मूला होता था, रो बाय टू इंटीग्रेशन, सरफेस वाला ले रहे हैं हम, वैसे तो हाफ एम वी स्क्वायर वॉल्यूम पे होता था, अब हम सरफेस वाले, हमारा यही निकला था 5 इंटू कर्ल 5/कर्ल n ds। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल। बट जो ये हमारा स्पीयर का केस चल रहा है, इस स्पीयर के अंदर, स्पीयर के लिए जो नॉर्मल बनेगा वो अलोंग रेडियस वेक्टर हम ले रहे हैं, रेडियस वेक्टर के अलोंग नॉर्मल आ रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, या फिर बाय थ्योरी भी अगर आप देखेंगे हमेशा जो स्पीयर का नॉर्मल होता है ना वो अलोंग रेडियस वेक्टर होता है। ये बात सॉलिड ज्योमेट्री में भी आई थी हमारे, स्पीयर का जो भी नॉर्मल होता है वो अलोंग रेडियस वेक्टर रहता है। मतलब जो मैंने यहां से निकाला है करली 5/कर्ली n, वो इक्वल आएगा करली 5/कर्ली r के, जो नॉर्मल वेक्टर रेडियस के अलोंग है लेकिन इनसाइड आ रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है ना, इंटीरियर आ रहा है, नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड होता है लेकिन रेडियस के अलोंग आ रहा है, उसके अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा। और हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए 5 इंटू कर्ल 5/कर्ल n की, तो वैल्यू बन गई 5 कर्ल 5/कर्ल n इज इक्वल टू -5 कर्ल 5/कर्ल r ऑन r इज इक्वल टू a। ठीक है, हम इसको इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैम एक बार ये फिर से बता दो क्या हाँ, ये मतलब ये। जनरल थ्योरी से हमने किया है। देखो आपको पता, जब ये वाला फॉर्मूला लिखते थे काइनेटिक एनर्जी वाला, इसमें जो m था वो यूनिट नॉर्मल होता था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। लेकिन जब हम थ्योरी करते हैं स्फीयर के लिए, तो स्फीयर में क्या होता है, जो भी नॉर्मल होता है वो रेडियस के अलोंग एक्ट करता है, इनसाइड वो भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो रेडियस के अलोंग आ रहा है, तो n जो r से रिप्लेस हो जाएगा, और विद नेगेटिव साइन इसलिए हुआ क्योंकि इनसाइड आ रहा है, आउटवर्ड बनाना पड़ेगा तो नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्ल 5/कर्ल n जो है वो माइनस ऑफ कर्ल 5/कर्ल r के इक्वल है अलोंग रेडियस, मतलब r इज इक्वल टू a पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यही हमने लिखा है 5 कर्ल 5/कर्ल n इज इक्वल टू -5 कर्ल 5/कर्ल r। तनु हुआ क्लियर? यस मैम। चलिए, तो अब इसके अंदर आपके पास फाई की वैल्यू तो थी, इस आर्टिकल में फाई की वैल्यू तो निकाली हमने, और क्या किया है, तो फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई जो देखो हमारा निकला, देखो मैं साइड पे लिख रही हूँ, फाई देखो -UA³/2r² cos थीटा, ये फाई निकला था हमारा। अब हमें फाई की रखनी है ऑन r इज इक्वल टू a, तो अगर मैं यहाँ पे r को a पुट कर दूंगी, a कैसे, a कैंसिल होगा, ऊपर एक ही a बचेगा, मतलब ये आ गया UA/2 cos थीटा, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर भी और यहाँ पे भी आ गया तो प्लस बन गया। करली 5/कर्ली r करोगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू r अगर आप इसका करोगे, जो था ऑलरेडी 2r² था cos थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो 2a³/2r³ cos थीटा, आगे जाएगा -2 नीचे r³, और r को a पुट करेंगे, इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, करली 5/कर्ली r u cos थीटा। इट मीन्स आपके पास ये वैल्यू निकल आई है कितनी, हाफ u² a cos² थीटा। ठीक है, ये वैल्यू जो निकल गई है इसको ऊपर पुट कर दो, हमें काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी, तो काइनेटिक एनर्जी में 5 कर्ल 5/कर्ल n ही चाहिए होता है, तो इसको हम ऊपर पुट करेंगे, देखते हैं T1 की वैल्यू क्या बन जाएगी। जो मैं ये T1 ले रही हूँ, ये मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रही हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड की हम मेनली निकालना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में, लेकिन अभी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ड्यू टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। हमने अभी तक सरफेस ऑफ स्फीयर लिया S, लेकिन हम निकालना चाहते हैं फॉर द लिक्विड, तो अभी करेंगे धीरे धीरे लिक्विड के लिए, अभी हम सिर्फ फॉर द सरफेस ऑफ स्फीयर निकाल रहे हैं, स्फीयर के लिए लिया अभी हमने। ठीक है, तो अभी तक कितना निकला है, ρ/2 सरफेस ऑफ स्फीयर, ये जो निकला था रखो, हाफ u² a cos² थीटा, तो 5 करली 5/कर्ली n की जगह पे आ चुका है ds, ये आ गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू s आपको करना है। अब स्फीयर के केस में ds क्या बनेगा आपका, अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, स्फीयर में आप जानते हैं जो थीटा वो 0 से पाई लाई करता है,
साई जो 0 से 2 पाई लाई करता है, इनिशियल ही बताया था मैंने आपको स्फीयर के फिगर से ही। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे, ds की वैल्यू निकालेंगे, कल हमने हेमिस्फीयर के केस में ds की वैल्यू निकाली थी, वही वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम ही तो वैल्यू रहेगी, बस वहां पे हेमिस्फीयर के केस में हमने 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन किया था, अब स्फीयर का केस है तो 0 से पाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, रो बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई हाफ यू स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा, ds की जगह कल वाली वैल्यू 2 पाई, रेडियस का रेडियस a साइन थीटा निकली थी, और यहाँ पे d जो आपका l लेंथ रहती है, लेंथ आई थी a d थीटा। तो ये फॉर्मूला सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको स्फीयर के केस में ds का याद ही हो जाना चाहिए कि सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू लेंथ, वही हमने किया है, ठीक है। बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, थीटा भी है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, बहुत इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। पहले बाकी चीजें बाहर ले लेते हैं, जो कांस्टेंट है हाफ यू स्क्वायर ए 2 पाई ए, और भी कुछ है ए एक और बार है ना, अंदर क्या बच गया 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक किया ना अभी तक, कॉमन वगैरह सब सही है, देख लिया। हाँ जी दीदी ठीक है। चलो, तो अब आपको यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, रो a क्यूब यू स्क्वायर बाय 2 बन चुका बाहर। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हम यहाँ पे cos थीटा को z मान सकते हैं, क्योंकि cos का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड, तो साइन थीटा डी थीटा को माइनस डी जेड पुट कर सकते हैं, इस पूरे की जगह माइनस डी जेड आ गया। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या चेंज हुई है, cos थीटा में cos 0 पुट करेंगे तो 1, और cos पाई पुट करेंगे तो -1, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा मतलब z स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा हो गया माइनस डी जेड, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, रो a क्यूब यू स्क्वायर बाय 2, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, तो नेगेटिव साइन से हमने इंटरचेंज कर दिया लिमिट जेड स्क्वायर डी जेड, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है। इवन फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है ना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस जेड सेम है। तो इवन फंक्शन के केस में हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ा था कि 0 से 1 लिख के इसका डबल कर दो, सेम ही आंसर है, तो वही कर दिया। बाय में 2 था, 2 से 2 कैंसिल, जेड स्क्वायर डी जेड, बस आपको सिंपल हो चुका है। कितना आ गया आपका आंसर, रो a क्यूब यू स्क्वायर जेड क्यूब बाय 3 0 से 1 पुट कर दो लिमिट, रो a क्यूब यू स्क्वायर बाय 3, आपके पास फाइनल अभी तक आंसर आया है। लेकिन मैं इस आंसर को एक स्पेशल फॉर्म में लाऊंगी। देखो अगर आपको याद हो, हमारा वैसे जो मास रहता है, मास क्या होता है वैसे हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है मास का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें, वो तो चल रही है आपके पास रो, रो लेके चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यस, 4/3 पाई, और आर की वैल्यू ए है हमारे स्फीयर में, क्यूब। तो ये हमारे पास मास है, और इस मास को अगर मैं नाम दे दूं एम डैश का, एम डैश क्या है हमारा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर। हमने क्या लिया कि स्फीयर ने कितना मास डिस्प्लेस किया, स्फीयर की वजह से क्या मास हटा है, ये स्फीयर का मास है एक तरीके से हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एम डैश हमने इसको नाम दिया, इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, 4 पाई और चाहिए, रो तो यहाँ पे ऑलरेडी ए क्यूब भी है, 3 भी है, तो 4 पाई से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई से ही डिवाइड कर देते हैं। पाई वैसे बीच में आया नहीं क्या कहीं, पाई आया होगा ऊपर, आई थिंक कॉमन लेना रह गया कहीं पे, पाई चल रहा था ऑलरेडी, यस 2 पाई ए साइन थीटा डी थीटा पुट किया था, यस ये वाला पाई रह गया हमारा लिखना यहाँ पे, ये रहा ना पाई था हमारा, तो ये पाई मिसप्लेस हो गया भाई नीचे आते आते नेक्स्ट लाइन में,
यहाँ पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे भी पाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये देख लिया करो, बीच में कुछ रह ना जाए, हो सकता है। तो पाई भी है हमारे पास, और रो भी है, ए क्यूब भी है, और 3 भी है। तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, पाई रो ए क्यूब बाय 3 इंटू यू स्क्वायर, ठीक है। और इसको तो हम क्या पुट कर रहे हैं, 4/3 पाई ए क्यूब इंटू रो को एम डैश, तो हमारे पास ये निकल आया 1/4 एम डैश यू स्क्वायर। ये क्या निकल के आया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है, लेकिन किसकी आई है, जो आपके पास डिस्प्लेस हुआ स्फीयर के कारण, लिक्विड स्फीयर वाला ही सरफेस हमने लिया है ना। अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड निकालनी है, पूरे लिक्विड की। तो अगर मैं ये कहूं, काइनेटिक एनर्जी अगर हम ले लें ऑफ स्फीयर मूविंग विद स्पीड u, ठीक है। अगर स्पीड u है आपकी, तो आप काइनेटिक एनर्जी कितनी कहेंगे, T2 का नाम दे देते हैं इसे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे यू स्क्वायर, क्योंकि स्पीड u है, ठीक है। जहाँ पे m क्या रहता है आपका, वही डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी अब क्या हम किसकी लेंगे, मटेरियल ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का मटेरियल है उसकी डेंसिटी। पहले तो हमने डेंसिटी ली थी किसकी, जो आपके पास लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ली थी आपने, ऊपर लिक्विड वाला रोल था, ठीक है। अब हम ले रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर की डेंसिटी हमने मान ली सिग्मा। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये निकल आया हमारे पास 4/3 पाई ए क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो ये जो P2 आया है, ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्फीयर आई है, सिर्फ स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी। ऊपर थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, ठीक है। तो ऊपर लिक्विड की थी जो स्फीयर ने हटा दिया वो वाला, और नीचे आई आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। तो दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम यही करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी आपके पास, T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू, ये था हाफ एम यू स्क्वायर T2 वाला, और T1 आपका निकला था 1/4 एम डैश यू स्क्वायर, यही निकला था। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, हाफ ले लूं, हाफ m प्लस एम डैश बाय 2 यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया तो उसी फॉर्म का, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्म का ही। तो जो ये m, जो ये मास आया है, इस मास को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मास ऑफ स्फीयर कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल मास ऑफ स्फीयर क्या है, वर्चुअल मास ऑफ स्फीयर m प्लस एम डैश बाय 2, फाइनल जो आपका मास निकल के आया, ठीक है। तो ये आपके पास जो आर्टिकल था वो काइनेटिक एनर्जी का था, इसके अंदर पार्ट इतना ही आपका आर्टिकल पेपर में आता है। अगर हम स्फीयर एट रेस्ट एट इंफिनिटी की बात करें, सिंपल स्फीयर ले रहे हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इसके अंदर वो है एसरलेटिंग स्फीयर। एक बार हेडिंग लिख देते हैं नेक्स्ट वाले आर्टिकल की, एसरलेटिंग स्फीयर मूविंग इन फ्लूइड एट रेस्ट एट इंफिनिटी। दोनों ही आर्टिकल में सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है, एसरलेटिंग लगा दिया, ठीक है। और एसरलेटिंग का मीनिंग क्या होता है कि स्फीयर अब की बात ट्रांसलेट कर रहा है अनस्टडी मोशन से, मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट डिपेंडेंट हो गया है वो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपको ये वाला केस ट्राई करके आना है, जस्ट जहां जहां आपने यू लिया वहां वहां यू टी लेना है, ठीक है। तो आपका फाई क्या आ जाएगा, फाई जो है वो आपके माइनस यू ऑफ टी इंटू ए क्यूब बाय 2r स्क्वायर कोस थीटा आएगा आपके पास, ठीक है। तो सेम ही आया, बस यू की जगह क्या आ गया यू टी, बाकी सारे थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट सेम रहेगा। और इस केस में आपकी क्यू आर भी वही आएंगे। तो पहले आपका क्यू आर क्या आया था, माइनस यू ए क्यूब बाय आर क्यूब कॉस थीटा था, अब की बार बन जाएगा यू ऑफ टी ए क्यूब आर क्यूब बाय कॉस थीटा, और यू क्यू थीटा क्या बन जाएगा, माइनस यू ऑफ टी ए क्यूब बाय 2r क्यूब साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। और t आपका वही रहेगा, हाफ m प्लस हाफ m डैश
यू डैश टी आ जाएगा बस यहाँ पे, यू स्केयर टी, सॉरी आप एम वी स्केयर था ना, तो यू स्केयर टी आ जाएगा बस। तो यहाँ तक आपको सेल्फ ट्राई करना है, एक बार लिख के देखना है खुद से इस पूरे आर्टिकल को। इसके बाद जो आपका आएगा वो हम निकालना सीखेंगे प्रेशर। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन का यूज करके फॉर अनस्टडी फ्लो हम लेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम डिपेंडेंट हो चुका है। तो बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे अनस्टडी फ्लो के लिए, वहां पे आपकी कुछ वैल्यू निकालेंगे। तो जो कल वाला काम कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन टफ है। तो उस कैलकुलेशन को मैं आप कोशिश करूंगी कि आपको रिटर्न में भी दूं, क्योंकि वो आपकी बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है, सॉल्व नहीं करके दिखाया हुआ जो नोट्स हैं। तो कोशिश करेंगे उसको आपको एक रिटर्न में दें, ताकि समझ आए आपको कैलकुलेशन कैसे हो रही है इसकी। ठीक है, और इसके बाद एक और पार्ट इसी के अंदर बनेगा, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर, जो नया आ रहा है बिल्कुल इसके लिए, पहले वाले आर्टिकल में नहीं था ये वाला, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर। तो एक ये वाला पार्ट और है इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर, बस। फिर इसके बाद ये वाला आर्टिकल आपका खत्म हो जाएगा। तो इन 3 आर्टिकल में से आपके पास पेपर में एक डेफिनेटली आने वाला है। वैसे आता 16 मार्क्स में ही है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी हम सेफर साइड के लिए, हम चाहते हैं हमारे नंबर ना कटें, तो उसके लिए हम आगे वाले 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे इसके बाद। ठीक है, वहां तक आपका 101% कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले आई थिंक 3-4 दिन में आपका ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल तो सैटरडे है आपका, कल तो हम ऑफ रखेंगे, तो संडे को इस आर्टिकल को आगे कंप्लीट करेंगे प्रेशर वाला। आई थिंक आज के लिए तो इतना ही एनफ है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसी को ट्राई कीजिए। ठीक कह रहे हैं ना, या आगे करा दें? नो मैम। थोड़ा सा मुझे पता है टफ है ये वाले आर्टिकल्स, इनको एक एक 2-2 बार करके देखो, प्रैक्टिस जितनी करोगे, लेकिन ये क्या 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ये बात है, इसको अच्छे से कर लो। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आपको करने में मजा आएगा उस सेक्शन मैम को। एक और बात, जैसे इसकी जो लैंग्वेज है वैसे टफ तो नहीं है, फिर जो हम समझते हैं वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर यही लैंग्वेज लिखनी जरूरी है। देखो पहले जब तक, मैंने तुम्हें पहले भी एक बार शायद बताया था कि जब तक नांगल सर पेपर चेक करते थे तो उनको अपनी ही लैंग्वेज चाहिए होती थी,